जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IAS 16 का, IAS 16 का क्वेश्चन है और इसके अंदर दो एडजस्टमेंट्स थी। सेकंड एडजस्टमेंट में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। पहली एडजस्टमेंट में रीवैल्यूड एसेट है, डिस्पोजल हो रही है। 1 जनवरी 20 पर WSL परचेज्ड हैवी ड्यूटी मशीन फॉर 360 मिलियन। इट्स कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 21, 2 साल के बाद 1 जनवरी 20, 31 दिसंबर 21 पर 189.12 है। ऑन परचेज डेट द व्हीकल हैड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 72 मिलियन। परचेज डेट के ऊपर रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 72 मिलियन है। एट द एंड ऑफ ईयर 22 WCL has decided to change the depreciation method of machine from reducing balance to straight line. Reducing balance से straight line में शिफ्ट किया है। यहाँ पर हमें रेट गिवन नहीं किया हुआ कि रेट क्या है, लेकिन परचेज डेट पर, एक्विजिशन डेट पर हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू हो, कॉस्ट हो, तो हम रेट मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, रेट मालूम कर लेते हैं कि हमारा रेट क्या था, किस डेप्रीसिएशन रेट के ऊपर चार्ज करते रहे हैं, ये भी नहीं पता। अच्छा, हमारे पास एक और चीज़ अवेलेबल है, वो है 189.12, यह है WDV। मेरे पास अगर WDV मौजूद हो तो क्या एग्जिस्टिंग रेट चार्ज होता रहा है ये पता चल सकता है। मींस 360 वाली चीज़ है, ये 189.12 पर पहुंच चुकी हुई है। बहुत आसान सा तरीकाकार है। 360 वाली चीज़ 189.12 पे पहुंच गई हुई है। यहाँ से ऐसे करो 1 RT इंटू 1 RT मल्टीप्लाई करो, आपका 189.12 आ रहा है। एक तरीकाकार ये है, और इसके अंदर चूंकि पूरा साल है तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, 360 इंटू 1 R ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 R ब्रैकेट क्लोज 189.12 आ जाएगा। ये एक तरीकाकार है। आप कैलकुलेटर पिक करेंगे और कहेंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 प्लस अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट क्लोज, अल्फ़ा इक्वल टू 189.12, शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल टू आपका 27.52 रेट आ जाएगा जो चार्ज हो रहा है। ठीक है जी, 0.2752 से वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, रेट आपका 27.52 बन रहा है। एक तरीकाकार है इसका ये। दूसरा तरीकाकार है कि आप क्या करें, फार्मूला यूज़ कर लें कि डेप्रीसिएशन रेट क्या चार्ज किया जा रहा था। उसका तरीकाकार दूसरा ये है, 1 माइनस लाइफ यूज़ कितनी हुई है, WDV डिवाइड बाय कॉस्ट। 1 माइनस 2 साल यूज़ हो चुके हैं, 189.12 डिवाइड बाय 360, आपका 27.52% रेट आ गया। अब 27.52% रेट आ चुका हुआ है, हमारे पास यूज़फुल लाइफ नहीं थी, हमारे पास यूज़फुल लाइफ नहीं थी। लेकिन अब हम जो ओरिजिनल रेट निकालने का फार्मूला होता है उसके ज़रिए क्या कर सकते थे, लाइफ मालूम कर सकते थे। रेट इज इक्वल टू 1 माइनस यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट। तो रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास 72 थी, 360 हमारी कॉस्ट थी, 27.52 मेरा रेट निकल चुका है। यहां से मैं बैलेंसिंग लाइफ मालूम कर सकता था। तो पहला स्टेप मेरा डेप्रीसिएशन रेट जो चार्ज हो रहा है दो तरीके से, एक इस फार्मूले के जरिए और एक मैंने लिख लिया कि मैंने 360 का ख़रीदा था। 1 माइनस रेट इज इक्वल टू ये मेरी WDV आ चुकी हुई है। यहाँ से मैं मालूम कर सकता था मिसिंग वैल्यू फॉर कैलकुलेटर के ज़रिए कि मेरा कितना आ रहा है, 27.52 आ रहा है रेट। ये भी हो गया।
और एक तरीकाकार ये, दूसरा तरीकाकार आपका ये कि डेप्रिसिएशन रेट इसका क्या आ रहा है, 2752 आ रहा है। अब लाइफ मालूम करनी थी तो ओरिजिनल जो रेट का फार्मूला है वो लिखा कि मेरे पास रेट आ चुका है 1 माइनस यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू भी है, कॉस्ट भी है, तो लाइफ एक मिसिंग रह गई, वो लाइफ निकल कर आ जाएगी 5 साल। तो ये चीज हिडन थी। अब क्वेश्चन ये नहीं निकल रही पेपर में, तो क्या करो, कुछ भी अज्यूम कर लो। 27% रेट के ऊपर पहुंच जाते हो तो यार 25% के नजदीक 4 साल लाइफ अज्यूम कर लो, 5 साल अज्यूम कर लो, 6 साल अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम करो, क्वेश्चन आगे चलाओ। आपको मेथड चेंज करना है। 2 साल की डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई है, एक 360 रेट लगाया WDVI, फिर रेट लगाया, फिर WDVI, ये गिवन थी 189.12। अब आपने लाइफ चेंज की है, 5 साल टोटल लाइफ थी, 2 साल गुजर चुके हैं, इसका मतलब है रिमेनिंग लाइफ 3 है। WDV माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये हमारे करंट ईयर की क्या आ गई, डेप्रिसिएशन निकल कर आ गई। और इसका नोट तो ऐसे चुटकियों में हो जाना था। व्हीकल 2 साल आपने करने थे, एक करंट ईयर और एक लास्ट ईयर। करंट ईयर के अंदर आपका ये वाला हिस्सा कॉस्ट 360, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये दोनों मिलाकर ये आपकी क्या आ गई, WDV। करंट ईयर में एस्टीमेट चेंज होने के बाद डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज होगी और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आप नोट बड़ी आराम से इसका बना सकते थे दोनों सालों का कि इसकी कॉस्ट तो चेंज हो ही नहीं रही, 360 पुराना खरीदा हुआ। ओपनिंग आपने ले लिया, 1 साल की डेप्रिसिएशन पहले से चार्ज हो चुकी हुई है, ये 1 साल की मजीद चार्ज हुई, तो मेरे पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई और क्लोजिंग WDV आ गई। फिर अगले साल भी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, एस्टीमेट चेंज होने की वजह से बस डेप्रिसिएशन के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। ओपनिंग मेरा चेंज नहीं होगा, इस साल की डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, मेरे पास टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओहो, ये मशीनरी, हाँ मशीनरी है, और मेरे पास नई कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ये सारी सारी हमारी सिर्फ एक वर्किंग से ही सारा काम हो जाना था। इतनी छोटी सी वर्किंग थी, प्लस ये था, एडजस्टमेंट भी छोटी सी थी। पेपर में हमेशा छोटा काम पहले करना चाहिए, लेंथी काम को बाद में करना चाहिए। फंस रहे थे, टेंशन नहीं, यहां पे अज्यूम करो, ये वाला बाकी का काम मुकम्मल कर दो। क्या होना था, इस स्टेप के आधा मार्क्स से 1 मार्क्स कट जाना था, आगे क्वेश्चन चल पड़ना था। हाँ, रेट निकालना तो आना चाहिए, रेट नहीं निकालना आता तो फिर कुछ भी नहीं आता। ये वाला फार्मूला स्टडी टेक्स्ट की 2 क्वेश्चन है, उन दोनों में से किसी एक में मौजूद है। एक है अब्बास लिमिटेड, एक है गेम्स लिमिटेड। 2 क्वेश्चन है, उन दोनों में से कोई एक में हिडन लाइफ हिडन रेट मौजूद है। एक में स्ट्रेट लाइन में हिडन रेट, एक में स्ट्रेट रेड्यूसिंग बैलेंस में हिडन रेट, और दूसरी साइड पर स्ट्रेट लाइन में हिडन लाइफ। तो ये दोनों चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए हैं। बुक मेरी देख लें तो लाइन लगी हुई है फार्मूलाज की, ये वाले फार्मूला भी मौजूद है, इस WDV को तोड़कर भी मौजूद है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फार्मूला एक ही है, मैंने लिख दोनों दिए हैं। जी बेटा, कैसे समझाया ये फार्मूला? एक तो ये तरीकाकार है, ये यूज ही याद ही करना है आपने। 1 माइनस लाइफ यूज्ड, कितनी यूज हो चुकी हुई है, WDV डिवाइड बाय कॉस्ट, ये एक फार्मूला है जो कि यूज कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये है, ओरिजिनल वाला फार्मूला जो बिल्कुल आपकी जब शुरू हुई थी, जब आपने परचेज किया था, तो ये उसकी टोटल लाइफ थी, ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी WDV है आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम,
ऑफ 5 ईयर्स। ये क्या है? WDV आफ्टर पैसेज ऑफ 5 ईयर्स, ये कॉस्ट है। अब इसी फार्मूले को अगर यहां पर सोचो तो ये 2 साल यूज होने के बाद WDV है, ये 5 साल के बाद की WDV है। ठीक है, फार्मूला एक ही है जेन्युइनली बैक एंड के ऊपर, लेकिन बच्चे चूंकि ये चीज समझते नहीं है, अक्सर उन्हें रट्टे लगाने होते हैं, तो फिर उनके रट्टों के लिए ये वाला फार्मूला बना दिया। असल में ये वाला फार्मूला रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, ये WDV है आफ्टर दिस लाइफ, ये WDV आफ्टर दिस लाइफ। तो इसका मतलब है जेन्युइनली ये दोनों फार्मूले क्या हैं? वन एंड सेम है। एक तरीकाकार ये बताया मैंने बच्चों को, एक तरीकाकार मैंने बताया बेटा जी ये वाला तरीकाकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आप बाहर गए हुए थे उस वक्त। क्यों में पड़ा हुआ है? हाँ, यहां पर आप WDV पर हैं, यहां पे आप कॉस्ट में है। 1 माइनस रेट इंटू टाइम, 1 माइनस रेट इंटू टाइम, टाइम पूरा साल है, तो ये आपका बन गया 1 माइनस रेट 189.12 360। अब एक वेरिएबल मिसिंग है, कैलकुलेटर पकड़ें और ये वाला क्या कर दें? वेरिएबल मालूम कर दें। जी बेटा, मैंने क्वेश्चन किया था कॉस्ट हो 360, उसमें यूजफुल रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड किया तो उसमें मेरे पास लाइफ आ गई थी। बेटा रेजिडुअल वैल्यू से डिवाइड किया तो लाइफ आ गई थी 5। आपने कहा 360 कॉस्ट 360 है, इसको डिवाइड कर दिया 72 से, जो कि रेजिडुअल वैल्यू है, तो ये भी शायद ठीक है। अब एक मिनट, पाँच साल के बाद इसने 72 है ना, यहाँ पे क्या है? 360 है। ठीक है, अब ये तो निकल कर आ गया कि आपने निकाल लिया। व्हाट इफ ये मिड ऑफ द ईयर में होता, परचेज मिड ऑफ द ईयर करते तो फिर क्या होना था? क्या फिर भी आ जाना था? क्या फिर भी आ जाना था? शायद फिर नहीं आना था। ठीक है, तो कुछ चीजें समटाइम्स चल जाती हैं, जुगाड़ से समटाइम्स चल जाती हैं। कंप्लीट ईयर हो तो काम बहुत सारे चल जाते हैं, और कंप्लीट ईयर हो तो ये वाला फार्मूला इतना लंबा नहीं होता। 1 माइनस रेट इंटू पावर, कहानी खत्म। ठीक है ना, लेकिन ये है मिड ऑफ द ईयर्स में आप खरीद रहे होंगे तो फिर ये वाला काम चलेगा, ये वाला काम गलत नहीं हो सकता। मीन्स यहां पर अगर यहां पर खरीदा होता, चाहे बीच में चाहे एंड में हो, ये वाला फार्मूला नहीं है इधर उधर हो सकता। टाइम पहले साल में 3 महीने, दूसरे साल में 12 महीने, तो यहाँ पे 3/12 आ जाना था, यहाँ पे कुछ भी नहीं आना था, और फिर वैल्यू निकल कर आ जानी थी, फिर भी आ जाना था। तो ये वाला फार्मूला नहीं खराब हो सकता। ठीक है, तो इसी फार्मूले से ही जेन्युइनली इसी फार्मूले को ही रीअरेंज कर कर अल्टीमेटली ये वाला फार्मूला बना हुआ है, और ये वाला फार्मूला बना हुआ है। मैंने आपको बता दिया असल में 5 साल यूज होने के बाद की WDV है। ये यहां पर भी ये जो रेजिडुअल वैल्यू हम लिख देते हैं, असल में क्या है? WDV है लाइफ गुजरने के बाद की, क्योंकि उसने अल्टीमेटली किसके बराबर आ जाना है? उस रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाना है बुक वैल्यू। तो जनरली ये दोनों फार्मूलाज क्या हैं? सेम है, लिखे दो मुख्तलिफ अंदाज में हुए। अगर आप ये सोच लें तो फिर इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक सिमिलैरिटी के ऊपर चीज़ आ जाती है, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चीज़ आ जाती है। तो रिवर्स बैक जाके हमने लाइफ मालूम कर ली कि 5 साल क्या है इसकी लाइफ है, और उसके आगे हमने काम कर दिया। अब इसका साथ चेंज इन एस्टीमेट नोट था। क्या था? बी पार्ट चेंज इन एस्टीमेट नोट था। चेंज इन एस्टीमेट नोट बहुत सादा सा है, कुछ भी नहीं है। किधर गया? हमें हमारा IAS 16 ही बताता है डिस्क्लोजर के अंदर। कितने गया डिस्क्लोजर?
ये आगे बच्चा ये डिस्क्लोजर, हम नाम भी भूल जाते हैं, यहाँ से नाम भी याद आ जाते हैं। मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन, लाइफ, ये वो फलाना टिमकाना। नीचे चलते जाएं तो पैरा 76 है। क्या आप भी ऐसे ही हाईलाइट कर सकते हैं? दूर से मिल जाएगा ना कि एस्टीमेट चेंज के बारे में आपने क्या करना है। कहता है IS 8 के मुताबिक आपने इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बताना है। हैज़ एन इफेक्ट इन करंट पीरियड और इफेक्ट इन सब्सिक्वेंट पीरियड। करंट ईयर और फ्यूचर पीरियड्स का इफेक्ट बताना है आपने। कौन सा कह रहा है स्टैंडर्ड? IS 8 के तहत IS 16 ही बता रहा है। क्या है? IS 8 के तहत कौन सा स्टैंडर्ड बता रहा है? IS 16 ही बता रहा है। IS 16 में खड़े हुए हैं आप, वो सारा कुछ वहीं पे मौजूद है। करंट ईयर का इंपैक्ट और फ्यूचर ईयर का इंपैक्ट बता दो। प्रोस्पेक्टिव है तो करंट ईयर का भी चूंकि होता है प्रोस्पेक्टिवली, इसलिए करंट ईयर के स्टार्ट से एस्टीमेट चेंज अप्लाई होता है। ये इसकी है लॉजिक। विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या बताओ? रेजिडुअल वैल्यू के बाद इफेक्ट बताओ, एस्टीमेट कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग की वजह से, यूजफुल लाइफ की वजह से, डेप्रिसिएशन मेथड की वजह से, जो सा भी एस्टीमेट चेंज होगा आपने ये दो चीज़ें बतानी है। क्या कौन सी? इफेक्ट ऑन करंट पीरियड एंड इफेक्ट ऑन फ्यूचर पीरियड्स। दो लाइन आइटम्स हमारी हिट हो रही हैं, कौन कौन सी? बेटा जी दो लाइन आइटम्स हिट हो रही हैं। एक डेप्रीसिएशन, इसका बड़ा आसान सा तरीका है बेटा। आप क्या करें, पुरानी डेप्रीसिएशन ले लें, पिछले साल के मुताबिक क्या डेप्रीसिएशन होनी थी। अब रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड चल रहा है, मेथड चेंज हुआ है। अगर पुराने हिसाब से करते तो 189.12 का 27 या 52% लगाएं, कितना आता है पुराने हिसाब से? अगर डेप्रिसिएशन होती तो 189.12 का 27.52% क्या वैल्यू आनी थी? 52.04 आनी थी। ठीक, अब कितनी स्ट्रेट लाइन के मुताबिक कितनी है? 39.04। डेप्रिसिएशन कम हुई, ज़्यादा हुई? कम हुई। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। डन। दो इंपैक्ट बताने हैं करंट ईयर के ऊपर। डेप्रिसिएशन क्या हुई मेरी? कम हुई, प्रॉफिट मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है जी। डिक्रीज को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इंक्रीज को मैंने किस में लिखा है? पॉजिटिव। तो वो सिंपल सा तरीकाकार है। डेप्रिसिएशन कम होगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? और फ्यूचर पीरियड के ऊपर लिखना है, करंट ईयर और फ्यूचर पीरियड। असल में ये समटाइम्स क्या हो जाता है, 2 पेजेस पर चला गया है। फ्यूचर पीरियड्स में इस साल में डेप्रिसिएशन कम हुई है तो फ्यूचर पीरियड्स में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्यूचर पीरियड्स में बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने लिंगर ऑन कर दी है डेप्रिसिएशन। क्या कर दिया? लिंगर ऑन कर दी है, आगे डाल दी है। कम करने के बाद क्या का रिजल्टेंट क्या हुआ? हमने आगे डाल दी है, क्या आगे आगे हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन में इक्वली हो जाती है ना, रेड्यूसिंग में कम होती रहती है। ठीक, तो हमने इस साल में कम कर दिया है, ज़्यादा होनी थी, वो अगले साल में जाके पूरी हो जाएगी या अगले सालों में पूरी हो जाएगी। तो जो सी करंट ईयर का इंपैक्ट आया उसका ओपोजिट कर दिया करो फ्यूचर पीरियड्स के लिए। सो सिंपल इज दिस एट दिस लेवल। अगले साल का प्रॉफिट कम कर देगा, अगले साल का ये डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों इसके ओपोजिट साइन कर देंगे। स्टैंडर्ड से ये बता दिया आपको कि जी डिस्क्लोजर में आना क्या चाहिए, और शॉर्टकट बता दिया आपको कि जनाब जो करंट ईयर का इंपैक्ट है उसके ओपोजिट क्या कर दो? फ्यूचर पीरियड का इंपैक्ट कर दो। सो सिंपल, ये आपका डिस्क्लोजर बन गया। 1 से 2 मार्क्स मुफ्त के हासिल हो जाएंगे अगर आपको ये डिस्क्लोजर का नोट आ जाता है।
सेम यही वाला काम आप नरेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सारे का लिखो, डेप्रीसिएशन हमारी इस साल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से प्रॉफिट हमारे इस साल का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए, बढ़ जाएगा, और इन फ्यूचर हमारी डेप्रीसिएशन बढ़ जाएगी और उसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे नरेटिव फॉर्म में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ ना, करना आसान है। कहीं पे आपको हो सकता है टेबुलर फॉर्म में ना मिले, किस में मिले, स्टेटमेंट फॉर्म में। साथ आपको बताना है कि जी हुआ क्या है। ड्यूरिंग बायस डेप्रीसिएशन मेथड चेंज कर दिया गया फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस टू स्ट्रेट लाइन। नई डेप्रीसिएशन वुड बी ओवर रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years। फॉलोइंग इफेक्ट आर ड्यू टू दिस चेंज। ये अंग्रेजी में लिख दिया और नीचे टेबुलर फॉर्म में इम्पैक्ट दे दिया मैंने। ये पूरे का पूरा चेंज इन एस्टीमेट का नोट हो गया। 2 से 3 मार्क्स मुफ्त के हैं। क्या हैं? मुफ्त के हैं, कुछ भी नहीं लिखना। सारी वर्किंग्स तो आपने कर ली हुई है। तो हमारा एक हिस्सा जो आसान वाला था, जो कम टाइम कंज्यूमिंग था, वो मशीनरी था। एडजस्टमेंट देख के भी पता चलता है यार, लेकिन हमें आदत है जहां आप लंबा काम तो पहले ही करना है, या फिर हमने तो लाजमी तौर पे सोचना मुश्किल चीज को, आसान चीज को छोड़ देना। नेक्स्ट है बच्चों ये वाला हिस्सा। आज तारीख है जून सी भी, ऑटम 2023 का मौका है। आज तक FAR 1 लेवल पर रीवैल्यूड एसेट की डिस्पोजल टेस्ट नहीं हुई। क्या नहीं हुई? FAR 1 लेवल पर रीवैल्यूड एसेट की डिस्पोजल अभी तक टेस्टेड नहीं हुई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस द सेम इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। यार वो दे देगा, जब तक ये नहीं आती ना तब तक इसके आने के चांसेस फुल फ्लैज हैं, क्योंकि स्टडी टेस्ट के अंदर मौजूद हैं क्वेश्चन डिस्पोजल के। वसीम केमिकल लिमिटेड चेंज इट्स वैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम इट्स बिल्डिंग। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू बिल्डिंग्स। 31 दिसंबर 22 के ऊपर है। प्रायर टू रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 21। हेडिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछले साल के एंड पर, इस साल के शुरू में कॉस्ट इतनी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी, लाइफ ओरिजिनली एस्टिमेट की थी 20 साल, रिवैल्यूड अमाउंट कितनी होगी 800 किस तारीख पर 2022 की 21 के ऊपर। ये पॉइंट तंग कर रहा है, ये है 21 की कहानी हेडिंग देकर दी है ये, लेकिन इन दो चीज़ों की दी है। लेकिन सर वो ऊपर फॉरेन पेटेंट्स हो गए 31 दिसंबर 2022 का, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे लिंक करते किया 31 दिसंबर। ये नीचे सारी की सारी जितना भी डाटा दिया हुआ है ये 31 दिसंबर 22 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, और इधर आगे कम चुक देता है कि 31 दिसंबर 21 पर रिवैल्यूएशन हुई। कब हुआ है? हुई कब है? 31 दिसंबर 21 के ऊपर हमने मॉडल चेंज किया है। ये बिफोर रिवैल्यूएशन है, तो फिर ये रिवैल्यूड अमाउंट क्या होगी 31 दिसंबर 21 की होगी। समझ लग गई है जी? यहां से काम शुरू हो रहा है कि हमने रिवैल्यूएशन मॉडल क्या किया है, चेंज किया है। अब इस साल से रिलेटेड कहानी ये है, नीचे सारी की सारी डॉज है ना। एग्जामिनर ने क्या देना है? परेशान रखना है। क्या रखना है? परेशान रखना है। तो यहां से गौर से पढ़ना शुरू करें, शुरू से, कि हमने 31 दिसंबर 21 पर किया है मॉडल चेंज, ये प्रायर टू रिवैल्यूएशन है, तो फिर ये रिवैल्यूड अमाउंट कब की हुई? 21 की हुई। कब की हुई? 22 में तो जाकर डिस्पोजल हो रही है। बस गल समझ लग गई? तो 800 की है साढ़ा 31 दिसंबर 21 की रिवैल्यूड अमाउंट है। यहां पर एक स्टार बनाया गया और कहा गया है कि इसमें डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 21 की चार्ज हो चुकी हुई है। ठीक, इसका मतलब है मेरी WDV कितने की होगी? 450 की है। कितने पे लेके जाना हमने? 800 पे। 350 का क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएट
रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। कहते हैं एज पर रिपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर फलाना टिमकाना देयर वाज नो चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। WCL रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन इफेक्ट फॉर द ऑफिस बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 21 रिकॉर्ड कर दिया एज पर द वैल्यूएशन रिपोर्ट, उसने रिकॉर्ड कर लिया। आगे कहता है 1 अप्रैल 22 के ऊपर एक बिल्डिंग बेच दी हमने 45 मिलियन की। ऑन 31 दिसंबर 21 द WDV बिफोर रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द सोल्ड बिल्डिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 80 मिलियन एंड 95 मिलियन रिस्पेक्टिवली थी। उससे रिलेटेड डाटा दिया जा रहा है कि जो सी डिस्पोजल की है तब इसकी ये वैल्यू थी। WCL परचेज ऑल बिल्डिंग्स ऑन 1 जनवरी 2017। हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं फॉर डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। रिवैल्यूएशन इज टू बी अकाउंटेड फॉर बाय यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। अब इसकी वर्किंग हर कोई अपने अंदाज से बनाता है, हर कोई क्या करता है अपने अपने अंदाज से बनाता है। आप लोग जिस अंदाज से करते हैं आप लोग आंसर यही वाले निकाल लें, लेकिन जो कंट्रोल इस जो मैं वर्किंग करवाता हूं ये इट इज फुली कंट्रोल्ड वर्किंग, मींस नोट इधर उधर नहीं हो सकता आपका अगर आप इस तरीके पर चले तो। मुझे नहीं पता अब आप लोगों ने किस तरीके से की हुई है। ये सर मुझे सारा समझ आता था, मुझे बस नोट बनाना नहीं आता था। अच्छा, सारा समझ लग रहा था लेकिन नोट बनाना नहीं आ रहा था। लेजर बना रहा था, लेजर में मेरे सही बात नहीं थी क्योंकि इसमें जो बीच में जो बिल्डिंग थी ना वो सॉल्व हो रही थी, बाकी तो पड़ी नहीं। अच्छा, अब आप पहले वर्किंग बनाते हैं फिर जाके लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद फिर उसको ले जाकर पोस्ट करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। मीन्स जब एक दफ़ा वर्किंग बना ली है तो फिर लेजर बनाने की लोड़ है। और ये ऊपर जो नोट बनाते हैं हम, ये होता क्या है स्टेटमेंट फॉर्म में लेजर ही होता है। हर चीज़ एक एक करके मोती परोएंगे वर्किंग सही कर लेने के बाद। ठीक है जी, तरीकाकार को आ जाएगा इंशाल्लाह, घर में बैठे हुए बच्चों को भी आ जाएगा मज़ीद बेहतर तौर पर, होप सो। अच्छा, जब डिस्पोजल हो तो हमें पता चल गया डिस्पोजल हुई है। ठीक, डिस्पोजल से पिछली रिवैल्यूएशन जब भी हो उस तारीख पर आपने दो हिस्सों में तकसीम कर देना एसेट्स को। एक वो एसेट्स जो बाद में बिक जाने हैं और एक वो एसेट जो बाद में फ्यूचर में रह जाने हैं। ये बस ध्यान में रखना है आपने। लेट्स स्टार्ट। आपने एसेट खरीदा, पहले सबसे पहले वर्किंग बनाएंगे। 3 कॉलम बनाने की हमें आदत है, एक एसेट, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम और एक प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम। 3 कॉलम बेस्ड वर्किंग करेंगे। एसेट की नेचर डेबिट है, रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस की भी नेचर क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। मैं 31 दिसंबर 21 पर डायरेक्टली जंप इन भी कर सकता हूं, मैं ये से भी शुरू कर सकता हूं अगर करना चाहूं तो। जरूरत नहीं है मुझे शुरू से शुरू करने की। मुझे काम कब का करना है? 31 दिसंबर 22 का करना है यार। तो जो क्वेश्चन में 450 दिया हुआ है, 600 माइनस 150 यहां पर से लिखते हैं, शुरू करते हैं। ये मेरी क्या आ चुकी है? WDV। इससे लेकर कहां पे जाना है मुझे? 800 पर, रिवैल्यूड अमाउंट पर। इसका मतलब मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा कितना? 300। एसेट भी बढ़ जाएगा, सरप्लस भी बढ़ जाएगा। अब चूंकि यही वाली रिवैल्यूएशन डेट है, यहां पर से इसको क्या करना है? 2 हिस्सों में अपनी वर्किंग को तोड़ देना है। क्या कर देना है? तोड़ देना है। एक बाकी रह जाने वाले एसेट, उसके 3 कॉलम, और एक फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ हो जाने वाले उनके 3 अदद कॉलम। किस तारीख पर? इसी तारीख पर जब ये रीवैल्यू हुआ है। किस हिस्से को तोड़ना है? एक इस 800 वाली वैल्यू को तोड़ना है 2 हिस्सों में। 800 में से जो डिस्पोज ऑफ हो जाने हैं फ्यूचर में, उसके बारे में कहता है ऑन 31 दिसंबर 21 WDV बिफोर रिवैल्यूएशन एंड
एंड रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द सोल्ड बिल्डिंग वाज 80 एंड 95। WDV कितनी थी? 80। पहुंच कितने पे गई थी? 95। इसका मतलब है सरप्लस कितना आया? 15 का। कितना आया? 15। समझ लग रही है जी? अब 95 रीवैल्यूड अमाउंट है। मैंने कहा रीवैल्यूड अमाउंट को तोड़ना है और रीवैल्यूएशन सरप्लस को तोड़ना है, दो हिस्सों को तोड़ना है। तो रीवैल्यूड अमाउंट मुझे 95 मिल गई है। क्या मिल गई? जो फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ होने हैं, मैंने इस 800 को उठाया, मैंने कहा जनाब इस 800 में 95 डिस्पोज ऑफ फ्यूचर में हो जाना है और बाकी कितना रह जाएगा फिर? 705। 200 में तकसीम हो गया। कोई मुश्किल है? नहीं भी ये वाली वैल्यू लिखोगे ना तो गुजारा चलेगा। 800 में से 95, 15 की कैलकुलेशन कर ली थी, समझ लग गई थी। 80 वाली चीज़ कितने पे पहुंच गई? 95 पे पहुंच गई। इसका मतलब 15 का क्या आ गया? सरप्लस आ गया। अब दूसरी चीज इसको तोड़ना है दो हिस्सों में, सरप्लस फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ हो जाने वाला सरप्लस कितना आ रहा है? 15। तो 350 में से 15 के बाकी 335। कहानी खत्म। अब ये वाले एसेट मजीद 3 से 4 महीने मजीद आगे चलेंगे। 1 अप्रैल को डिस्पोजल ऑफ हो रही है, इसका मतलब है 31 मार्च 22 तक की मजीद डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है। डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल मालूम की। अब यहां पे काम है रिमेनिंग लाइफ फाइंड करना। क्या करना? यहां पे जब भी रिवैल्यूएशन होती है तब रिमेनिंग लाइफ फाइंड करनी होती है। ओरिजिनल लाइफ 20 साल दी हुई थी, 20 साल दी हुई थी ना, 20 साल। ये खरीदे कब थे सारे के सारे एसेट? 17 को। 31 दिसंबर 21 पर रिवैल्यूएशन हो रही है। 17 पूरा, 18 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा, 21 पूरा। कितने साल गुजर गए? 5। 20 में से 5 के बाकी कितने रह गए? 15। उसकी क्या आ गई? रिमेनिंग लाइफ आ गई। डन। अब पहला काम, इस 95 को तकसीम कर दो 15 से। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो। इस रिवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो। 15 तकसीम 15 ज़रा 3/12। 1.25 आ गई, 1.6 आ गई। अगला काम है जो सी भी WDV बनती है अब किताबों में से निकाल देनी है, गेट आउट बोल देनी है, ताकि इसका क्लोजिंग क्या हो जाए? निल हो जाए। 95 में से 1.6 गए, बाकी 93.4। 15 में से 0.25 गए, बाकी 14.75। तीसरा काम, कितने काम हो गए? 1, 2, तीसरा काम। बाकी के जो एसेट बच गए हैं उनकी डेप्रीसिएशन 705 तकसीम 15, 335 तकसीम 15। कहानी खत्म। नॉर्मल अंदाज में वर्किंग 47 और 22। और ये क्या आ गया आपका? क्लोजिंग। अब कितने साल करने हैं? 2 साल। अब बनाना है हमने नोट। क्या करना है? नोटो नोट होना है। नोट के अंदर 1 साल मेरा बनता है ये वाला 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 21। क्या बनता है? ये वाला हिस्सा। अब इसके बाद ना आपने लगाना है रट्टा थोड़ा सा। क्या करना है? थोड़ा सा रट्टा लगाना है कॉन्सेप्चुअली। एक फिक्रा लिख लें अपने पास, घर में बैठे हुए बच्चे भी और यहाँ पर बैठे हुए भी बच्चे जो जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ हैं, तो ये फिक्रा नोट कर लें। आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट नोट बनाने के काबिल हो जाएगी। फिक्रा है जी, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट या तो अपनी कॉस्ट पर होता है या रिवैल्यूड अमाउंट पर होता है, और अगर IAS 36 अप्लाई हो रहा हो तो रिकवरेबल अमाउंट पर होता है। ठीक है जी। ईयर एंड पर कॉस्ट मॉडल अगर चल रहा होगा तो कॉस्ट पे होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा होगा तो रिवैल्यूड अमाउंट पर होगा। ठीक है जी। अब रिवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर
21 पर कितनी हो चुकी हुई है? 800 हो चुकी हुई है। अब मैं पहले 22 का नोट पहले बना देता हूं, 21 का बाद में बना आता हूं। रिवर्स आना चाहिए ना, रिवर्स। क्या मुझे ये वाला क्वेश्चन देके सिर्फ 22 का कह सकता था? कह सकता था। तो 31 नंबर 22 पर फिर मेरी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी हो चुकी हुई है? अगर 31 नंबर 22 पर पिछले साल के एंड पर 800 है तो 1 जनवरी 22 पर कितनी होगी? 800 ही होगी। अब बोल रहे हैं जी। तो दो अकाउंट बनाते हैं, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और एक रीवैल्यूड अमाउंट का या कॉस्ट का। तो एसेट अकाउंट अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पर, तो ये 800 आप उठाएंगे और ओपनिंग में फेंक देंगे 800। डन। अब अगली चीज आपने देखनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके लिए फिक्रा मैं लिखवाता होता हूं। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 0 होता है। कब की हो जी? ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 0 होता है। क्यों? वो तो ट्रांसफर हो जाती है किस में? एसेट अकाउंट में। तो किस पे हो जाती है? 0। क्या 31 नंबर 21 पर रिवैल्यूएशन हुई ईयर एंड के ऊपर? हुई ना। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गई होगी? निल हो गई होगी, खत्म हो गई होगी, एलिमिनेट हो गई होगी। तो पिछले साल के एंड पर क्लोजिंग क्या होगा? 0 होगा। फॉर्मेट तो याद है ना, यही वाला फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट तो नहीं कोई और है आप लोगों का। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। अब मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों की फरमाइश के ऊपर। नहीं तो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी ठाठा करके ख़त्म कर देना था, क्योंकि मेन तो असल में है वर्किंग। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या होता है? ओपनिंग। लिखा गया, एक ओपनिंग ये लिखा गया, एक ओपनिंग ये लिखा गया। डन। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे वर्किंग के ऊपर। अब अगला काम है वर्किंग। तरतीब से काम करना है। क्या करना है? तरतीब से एक एक करके काम करना है, डेट वाइज काम करना है। ये वर्किंग बना ली तो फिर सबसे पहला काम क्या हो रहा है? ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। क्या हो रही है? 1/6 की क्या हो रही है? डेप्रिसिएशन। अब नोट बनाने के लिए एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, इससे ज्यादा कॉलम नहीं है। मेन नोट बनाने के लिए एक कॉलम ये प्लांट का है, एक कॉलम ये प्लांट का, मशीनरी का, बिल्डिंग का, जो सा भी एसेट हो। 95 1/6 क्या चीज आ गई? डेप्रीसिएशन। 1.6 डेप्रीसिएशन जाके लिख दें। कहां पर? इस जगह पर 1.6 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, यह आपने लिख दिया। ऐसे लिख देना आपने पेपर में भी। 1.6 आपने लिख दिया। अगला काम क्या हो रहा है? क्या अब WDV ये डिस्पोजल हो गई जी। इस डिस्पोजल के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रीवैल्यूड अमाउंट, एक होती है इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, क्योंकि दोनों चीज़ें आउट करनी होती हैं। रीवैल्यूड अमाउंट इस कॉलम में सबसे टॉप पर जो आ रहा होगा, ये भी हो सकता है 2 साल गुजर जाए उसके बाद डिस्पोजल हो। तो 95 क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके और इसके दरमियान में जितनी है वो है 1.6। अब आपकी एंट्री होती है बेटा डिस्पोजल की, कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट, और गेन या लॉस ये 95 आ जाएगा, ये 1.6 आ जाएगा। ऐसे ही है। रीवैल्यूड एसेट में से आउट कर दो 95, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से आउट कर दो 1.6। अब ये वाला काम कर दो जाके दूसरे हिस्से में, नोट के अंदर 1.6 मैंने गेट आउट बोल दिया डिस्पोजल का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 95 मैंने गेट आउट बोल दिया डिस्पोजल का, किसमें से? एसेट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में से। पहला 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन चार्ज हो रही है, कितनी? 47 रिमेनिंग रह जाने वाले की।
ये 47 जाओगे और यहाँ पर जाकर लिख दोगे प्लस 47 की डेप्रीसिएशन। क्या ये 48.6 बन गया? कोई लाज़मी नहीं है कि आपने 48.6 ही बनाना है, लिखना है, ये लिखा गया, कहानी खत्म हो गई। अब जरा वर्किंग बनाओ। 800 में से 95 के बाकी कितने बच गए? 48/6 में से 1/6 बाकी कितने बच गए? क्या एंड पर बाकी रह जाने वाले एसेट होंगे? बोलें जी, क्या एंड पर बाकी रह जाने वाले एसेट होंगे? तो बाकी रह जाने वालों की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है? 705। और बाकी रह जाने वाले की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? और बाकी रह जाने वालों की नेट कैरिंग अमाउंट कितनी है? और क्या मेरी वर्किंग मुझे यही बता रही है कि मेरी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है? 700, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है और नेट कैरिंग अमाउंट कितनी है? क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा इस वर्किंग के तहत। क्या होगा? क्रॉस वेरीफाई भी होगा। कुछ लोग ये वाली वर्किंग भी क्या करते हैं, इसी में यहां पे ही वर्किंग कर के जम अप करते हैं, उसे क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। क्यों? टॉप पर 800 आ रहा होगा, नीचे 658 आ रहा होगा। 800 से ही ऑनवर्ड चलाओगे ना, अगर इसी कॉलम में वर्किंग करेंगे, अलग नहीं करेंगे, फिर ये क्रॉस वेरीफाई नहीं हो सकता। फिर दरमियान में गलती हो गई है तो हो गई, कहानी खत्म। इस तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगी कि बाकी रह जाने वाले एसेट 705 है, बाकी रह जाने वालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 47 है और बाकी रह जाने वालों की कैरिंग अमाउंट 658 है। आप यहां से देख के भी रिवर्स बैक भी क्लोजिंग लिख सकते हैं, दिस इज द क्लोजिंग, दिस इज द क्लोजिंग, दिस इज द क्लोजिंग। और गलती अपनी दरमियान में से ढूंढ सकते हैं, मैं कहां पे गलत हूं, कौन सी चीज मिस कर रहा हूं। तो दिस इज द वे आउट टू डील द रिवैल्यूड एसेट। करंट ईयर करवाया मैंने भी, पिछला साल नहीं करवाया। पिछला साल तो बहुत आसान है, पिछले साल के एंड पर क्या हो रही है? रिवैल्यूएशन हो रही है। ये है पिछला साल और उससे पिछला साल भी। ये बताएं एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? कितने साल गुजर गए हैं? कब खरीदे थे? 17 पे खरीदे थे। क्या किया थे? 600 की कॉस्ट थी, 20 लाइफ थी, तकसीम करें 600 तकसीम 20, क्या थी? पक्का 30 थी। और साल कितने गुजर गए? 5 साल गुजरने के बाद कितनी हो चुकी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 150। तो अगर आप यहां पर अब थोड़ा सा काम कर दें, 600 -30 1 गया, -30 2 गया, -3 3 गया, -30 4 गया। यहाँ पर आपका पिछले साल का क्लोजिंग होगा। आप 31 दिसंबर 21 का काम आप कर रहे हैं, 31 दिसंबर 20 तक 120 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी और 30 की, तो ओपनिंग कितना आ गया? 100। इतनी सी टाइमलाइन बनानी है बस आपने। 120 की ओपनिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 600 की कॉस्ट, 30 की मजीद डेप्रिसिएशन क्या करोगे? चार्ज करोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे? 150 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी। इतना सा काम था। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी? 600 स्टार्ट पे, पिछले साल के ओपनिंग में, क्योंकि एंड पर रिवैल्यूएशन हो जानी है। लें जी, 600 के स्टार्ट किया आपने, ओपनिंग 120 है, 30 मजीद चार्ज किया, साल के एंड पर पहुंचे, आपने रिवैल्यूएशन परफॉर्म की। रिवैल्यूएशन जब परफॉर्म की तो 150 क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आपने बुक कर दिया? 350 का। और आप कहां पे पहुंच गए? 800 पे पहुंच गए, कहानी खत्म हो गई। मैंने पहले ये नोट करवाया, बाद में ये करवाया, क्योंकि ये क्या था? आसान था। लेकिन अगर मुझे सर ये क्या देता तो फिर कैसे करना था? असल तो चीज सारी आनी चाहिए, रिवर्स बैक भी आना चाहिए आपको। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म योर वर्किंग। अच्छा, अगली चीज
बड़ी आसान हो गई है। हमारे एग्जामिनर ने एक हमारे लिए एक आसानी पैदा कर दी है, वो ये है। टॉप पर पिक्चर लेनी है। हाय, इसमें क्या पिक्चर में करोगे? घर जाके खुद करना। हाँ, ठीक। अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे कर रहे हैं, मैंने तो ऑप्ट कर लिया एग्जामिनर का तरीकाकार। पहले में मेजरमेंट बेसिस, लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड ये लिखते होते हैं, ये तो सबको पता है। फिर रिवैल्यूएशन का नोट दे देते होते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं द लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर फलाना टिमकाना ऑन दिस, इंग्लिश में लिखा जाता है। ऐसे ही है, पहले यही काम था, मैं भी ऐसे ही लिखवाता होता था। अब जब बुक आई है ना नई, उसने बड़ा अच्छा काम किया है, उसने ये सारी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में दे दिया। 2-3 बातें बतानी होती है कि एसेट रीवैल्यू हुआ है, किस बंदे ने ये रीवैल्यू किया है, वैल्यूअर का नेम क्या है, वैल्यूअर का नाम लिख दिया बस, वैल्यूअर नेम, कहानी खत्म। किस तारीख पर लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट, कहानी खत्म। फिर तीसरी चीज वर्कआउट करते होते हैं, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट वुड बी, उसमें कॉस्ट मालूम करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करते हैं कॉस्ट के ऊपर चलाते हुए, ऐसे ही है। और फिर कैरिंग अमाउंट निकाली जाती है। तो उसका शॉर्टकट भी है अगर आप इससे वर्किंग करते हैं जैसे मैंने की है। कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल, बस एक हेडिंग, कहानी खत्म, 3 लाइंस, पूरा नोट तैयार। ये मैंने नहीं किया, मैंने ये शॉर्ट नहीं किया, मुझे शॉर्ट हुआ मिला एग्जामिनर की तरफ से। बुक नहीं आई, मैंने कहा लो जी, इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। ये चीज भूल भी जाओ तो बेटा स्टैंडर्ड मौजूद है। क्या है? स्टैंडर्ड मौजूद है आप लोगों के पास। यू हैव द ओपन बुक्स सोर्स। स्टैंडर्ड में जाओ, डिस्क्लोजर में जाओ और रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर देख लो कौन कौन से देने हैं। डिस्क्लोजर, सत्तर नंबर पैरा, इफेक्टिव डेट बतानी है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम बताना है, कैरिंग अमाउंट दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर कॉस्ट मॉडल, ये बताना है। रिवैल्यूएशन सरप्लस की पूरी डिटेल बतानी है, मूवमेंट बतानी है, किसकी? रिवैल्यूएशन सरप्लस की। ये 4 चीजें, इसमें से 3 चीजों के ऊपर कोई काम, जस्ट क्या करनी है, हेडिंग देनी है, इफेक्टिव डेट, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट मॉडल। अब कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल कैसे मालूम करनी है? कितने पॉइंट नंबर होते हैं इसके? कम से कम 2 मार्क्स होंगे मेरा ख्याल, कम से कम 2 मार्क्स इन 3-4। इसका ही 1.5 मार्क्स हो सकता है, मुफ्त के नंबर है। ऊपर वाला काम किया या नहीं किया, ये वाले मुफ्त के मार्क्स हैं। 1-1.5-2 मार्क्स इसके हैं आराम से, सुकून से, ठीक है ना। ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं। स्टूडेंट ऊपर वाला लगा रहता है मोटे मार्क्स, आसान मार्क्स छोड़ जाता है। अच्छा जनाब, वापस आ जाओ दुनिया में। नोट हाजिर खिदमत है, ये आपका आ गया नोट। अब ये वाली वैल्यूज में लाने का शॉर्टकट तरीका, वर्किंग जो बनाई है ना बेटा हमने, ये वाली वर्किंग, इस वर्किंग पे आना है आपने। ये क्लोजिंग पिक करना है, कहना है जनाब WDV जो आ रही है ना, इसमें से रिवैल्यूएशन सरप्लस माइनस कर दो, या फिर अगर यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस वाला लॉस आ रहा है ना, तो वो ऐड कर दो। दिस और दोनों तो नहीं हो सकते, या ये कॉलम होगा या ये वाला कॉलम होगा। अगर ये वाला कॉलम हो तो माइनस कर देना, ये वाला कॉलम हो तो इसमें वैल्यू ऐड कर देनी। सरप्लस मींस ज्यादा वैल्यू हुई है, ओवर स्टेट हो रही है ये वाली वैल्यू, तो माइनस कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है मींस अंडर स्टेट हो गई हुई है, लॉस रिकॉग्नाइज हो गया हुआ है, लिहाजा क्या कर दो, ऐड कर दो। नहीं समझ लगी? सरप्लस
अगर आ रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 600 थी, 450 थी, 450 से 800 ओवर स्टेट, ज़्यादा वैल्यू के ऊपर चला गया हुआ है, लिहाजा ये वाला इतने से ओवर स्टेट हुआ है, वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब आप लाख कोशिश कर लो ना, डिस्पोजल के केस में ये वाला नोट बनाना मुश्किल काम है आपके लिए कि कितनी वैल्यूज थी, कितनी माइनस करोगे, क्या होगा अगर कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी निकालने बैठ जाओगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कर जाओ। तो इसमें से क्या कर दो, ये माइनस कर दो। 658 में से 313 क्या कर दिया, माइनस किया, चलो भाई निकलो, क्लोजिंग में से ये वाला क्लोजिंग माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, 658 में से 313 गए, आपका आंसर आ गया 345। अगर लॉस हुआ होगा तो ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। सरप्लस होगा तो माइनस कर देंगे, लॉस हुआ होगा तो ऐड कर देंगे। 350 कैसे आया जी सर ये भी वेरीफाई करवाएं ना। पिछले साल के एंड पर 800 में से 350 क्या कर दे, माइनस कर दे, कॉस्ट मॉडल आ जाएगा, 450 पे पहुंच जाएंगे। पिछले साल के एंड पर 450 थी, मैंने क्या लिख दिया, गलत तो नहीं लिख दिया, गलत लिख दिया, 450 आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल 450 और 345, कहानी क्या हो गई, खत्म। इस तरीके से काम हो जाएगा। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, करंट ईयर की मूवमेंट देनी है, ओपनिंग कितना था, अब ये वाला कॉलम आपका काम करेगा। कौन से वाला, ये वाला कॉलम। अब दो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहे हैं, ओपनिंग कितना 350, ये क्या आ गया, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ये क्या आ गया, डिस्पोजल की वजह से आउट होना, ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया, ये भी क्या है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 22 जमा 0.2 कितना हो गया, 22.25, डिस्पोजल की वजह से 14.75 और क्लोजिंग 313 बनना चाहिए। ओपनिंग यहां इन दोनों को इकट्ठा करके 350, तो 350 से शुरू करेंगे। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 22 जमा 0.25 और 14.75 ड्यू टू डिस्पोजल, आप क्लोजिंग पे पहुंच गए 313 की। जब डिस्पोजल होता है तब टेक्निकलिटीज इस नोट में भी ज्यादा हो जाएंगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये बताएं, डिस्पोजल का कोई और नोट भी पढ़ा आपने कि कैरिंग अमाउंट ये है, इतने में बेचा और ये लिखा, इसने इतना कमाया। एक पढ़ा था, एक क्वेश्चन में था कि फर्स्ट कर लो कि जब जनवरी 2015 को हमने एसेट परचेज किया, वो 2017 में डिस्पोज हुआ, लेकिन जब 2016 में फिर उसकी रिवैल्यूड हो गया, तो फिर हम जब यकम जनवरी 2017 तक आएंगे और 30 जनवरी 2017 को वो डिस्पोज हो गया, तो फिर हम डिस्पोजल की ये जो उसकी एसेट से निकालेंगे, तो फिर जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको डिवाइड कर देंगे, उस पर जो डिस्पोजल कॉस्ट आएगी वो अकाउंट से। हाँ, वो तो थे, ये 4 बिल्डिंग थी, एक ही विसिनिटी के अंदर थी, तो 4 बिल्डिंग जब एक ही विसिनिटी में होंगी तो ये स्प्लिट करने का तरीकाकार डिवाइड करके हो जाएगा कि एक बिल्डिंग और 3 बिल्डिंग 800, अगर ऐसे होता है कि विसिनिटी में होता है 4 बिल्डिंग्स होती तो 800 तकसीम 4 करना था, 200 इधर आ जाना था, 600 इधर आ जाना था। इसी तरह से 350 को 4 पे डिवाइड करना था, एक हिस्सा इधर आ जाना था, बाकी 3 हिस्से इधर आ जाने थे। वो एक डाटा दिए होने का डिफरेंट अंदाज है। ये दोनों अंदाज पास पेपर्स में पूछे जा चुके हुए हैं, हिस्टोरिकली पूछे जा चुके हैं। एक आबिद लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, एक जिस तरह का ये वाला क्वेश्चन करवाया उस तरह का एक क्वेश्चन है। नहीं, ऑर्चिड नहीं है, शायद ऑर्चिड केमिकल हो, नाम मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो काफ़ी हद तक ये मिलता जुलता है क्वेश्चन। डेट में आप मैंने वो किया था, लेकिन मैं डेट में फंस गया था, आपने डेट चेंज की। अच्छा जी, डेट्स में फंस गए। अच्छा हाँ, तो 2 क्वेश्चन हैं, हिस्टोरिकली अवेलेबल हैं,
स्टडी टेस्ट में भी अवेलेबल हैं, पास पेपर्स में भी अवेलेबल हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। अभी तक नहीं पूछे गए हैं FAR1 के लेवल पर, बाकी सारी चीज़ों को टेस्ट कर चुका होगा। जो अभी मूवमेंट आपने कराई है एक बार समझाएंगे कौन सी मूवमेंट सरप्लस जो हुई है? सरप्लस ओपनिंग बताएं कितना है? ये सर नहीं सर, अभी जो नोट डिस्क्लोजर में मूवमेंट हुई है, मूवमेंट इज रिलेटेड सरप्लस। हाँ तो वही करवाने लगा। ये कौन सा कॉलम है? सरप्लस। ये कौन सा कॉलम है? हमारा साल कब शुरू हो रहा है? यहीं से शुरू हो रहा है ना? 335 जमा 15 कितने हो गए? ये क्या चीज़ है? ओपनिंग, ओपनिंग सरप्लस। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, क्या ये इंक्रीमेंटल है 0.25? क्या ये भी इंक्रीमेंटल है? 22 जमा 0.25, 22.25 इंक्रीमेंटल की वजह से। ये डिस्पोजल की वजह से सरप्लस खत्म हो रहा है 14.75। ये क्लोजिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये क्लोजिंग आना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग नहीं मान रहा आपकी वर्किंग के जरिए, फिर आप कोई ना कोई यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। मीन्स दोनों कॉलम को उठा के इकट्ठा कर दो। क्या कर दो? दोनों कॉलम को इकट्ठा कर दो, जो जो सी चीज़ बनती है। ये डिस्पोजल की लिख दो, ये दोनों इंक्रीमेंटल लिख दो, क्लोजिंग आ जाएगा। और फिर आपका डाटा ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ये आ जाएगा। ओपनिंग इस साल में रोज नहीं हुआ, ट्रांसफर रिटेन अर्निंग में इंक्रीमेंटल की वजह से ये हुआ, ड्यू टू डिस्पोजल ये हुआ। ये आपका क्या बन गया? क्लोजिंग बन गया। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक और नोट होता है डिस्पोजल का, जिसमें कैरिंग अमाउंट देनी होती है, कितने में बेचा ये देना होता है, मोड ऑफ डिस्पोजल होता है। ये वाली चीज़ें आपकी स्टडी टेक्स्ट में डिस्कस नहीं हुई। हाँ, तो ये वाला नोट जो है ये चूँकि कंपनीज एक्ट के तहत है, स्टैंडर्ड के तहत नहीं है, लिहाजा ये हमारे लेवल पर उसने शामिल नहीं किया। कंपनीज एक्ट हमने अभी पढ़ा नहीं हुआ, ना ही उसने एग्जामिनर ने हमारे कोर्स में रखा है। तो ये जो हिस्टोरिकली जो आबिद लिमिटेड का क्वेश्चन था FAR2 के लेवल पर आया था, उसने तब उसके ये वाला नोट बनाया हुआ था। अगर आप ओरिजिनल सॉल्यूशंस में जाएंगे तो ये वाला नोट मिलेगा। ठीक, लेकिन स्टडी टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ, तो हम सेफली उसको क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। मैंने अपनी बुक में लिख दिया हुआ है, बना दिया हुआ है, साथ ही मैंने लिख दिया हुआ है जनाब स्टडी टेक्स्ट में ये नहीं दिया हुआ, लिहाजा आप इसकी टेंशन ना लें। इसको सिर्फ नॉलेज के लिए अभी पढ़ लें, जो कि FAR2 लेवल पे नॉलेज में काम आ जाएगा। हाँ, यही वाला सवाल है, इससे पिछला आबिद लिमिटेड वाला सवाल है। तो स्टडी टेक्स्ट में ये दोनों सवाल मौजूद हैं, दोनों सवालों में मौजूद है। ये दोनों सवाल आबिद लिमिटेड भी और ये वाला भी स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है। टेस्ट हो सकता है, बिल्कुल टेस्ट हो सकता है। तभी तो मैंने हाँ, इसका आगे जो डिस्क्लोजर है कि कैरिंग अमाउंट भी बताओ, कितने में बेचा बताओ, कितना गेन कमाया बताओ, और किसको बेचा ये बताओ, मोड ऑफ डिस्पोजल क्या था, ये वाली चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं, ये टेस्ट नहीं होंगी। चलें जी, क्लोज इट।